आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माल्टा का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हैं फॉर ईयर 2023 मंथ अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स। देखिए, माल्टा के ऊपर आज से कुछ साल पहले 2020 या 21 में हमने स्टार फिशर के ही इसी चैनल के ऊपर ही इंफॉर्मेशन अपलोड की थी कि कैसे माल्टा थोड़ा सा हटके है बाकी यूरोप से, कैसे वहाँ पे वैकेंसीज रिलीज होती हैं, पूरा प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है, कौन से रिलायबल सोर्सेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन को अपलोड और इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉलोअप के क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल्स हैं और कैसे आपका रिक्रूटमेंट फाइनलाइज होता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि 2020 19 18 पे चलते हुए प्रोसेस को लेके 21 में अपलोड की गई थी, उसके बाद से थोड़ा बहुत वेरिएशंस इन सभी प्रोसेस में आता है टाइम के साथ, समय के साथ। तो अभी जो माल्टा के जो प्रोसेस चल रहे हैं जिसमें वर्क वीज़ा वर्क परमिट पे वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं जा रहे हैं, वो अलग अलग सोर्सेज को यूज करके जा रहे हैं। हम इस वीडियो में इन सभी सोर्सेज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। होगी छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो माल्टा का वर्क परमिट, माल्टा का वर्क वीजा आप खुद बिना किसी की हेल्प से कैसे ले सकते हैं ये जानेंगे, प्लस किसी कंसल्टेंट से भी करवाना है तो कैसे कराना है वो जानेंगे, प्लस और भी कौन से तरीके हैं जिनसे लोग वहां पे परमिट या वीजा ले पा रहे हैं वो भी जानेंगे। तो इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको लगता है इस चैनल पे सब्सक्राइब करने से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही क्वालिटी और रिसर्च के बाद इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप जो भी टाइम स्पेंड करते हैं चैनल पे या किसी भी वीडियो पे तो आपका टाइम वो बहुत ही फ्रूटफुल रहे। ओके, तो इस प्रोसेस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले माल्टा वर्क परमिट हम समझ रहे हैं, उससे पहले जानना ये जरूरी है कि माल्टा, जो फर्स्ट टाइम लोग वर्क वीजा वर्क परमिट के बारे में सुन रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ माल्टा एक देश है जो यूरोप के अंदर है। एक्चुअल में यूरोप के अंदर तो नहीं है तो यूरोप कॉन्टिनेंट के बाहर, बट पॉलिटिकल यूरोप के अंदर है। थोड़ी अटपटी बात लग रही है ना, जैसे मैं समझाता हूँ। अब जैसे अंडमान निकोबार है वो इंडिया के अंदर, लेकिन वो जोग्राफिकल इंडिया के अंदर नहीं है, पॉलिटिकल इंडिया के अंदर है, यानी मेनलैंड इंडिया में नहीं है, थोड़ा सा बाहर है। सिमिलरली जो माल्टा है वो एक आइलैंड है और वो यूरोप से थोड़ा सा बाहर है, बट वो एक प्रॉपर शेंगन एरिया में काउंट होता है। और माल्टा की कुछ अच्छी बातें हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और कुछ बातें हैं जो आपको भी जानना चाहिए अगर आप माल्टा जाने वाले हैं तो, या कंसिडर कर रहे हैं तो। अच्छी बात यह है कि सभी यूरोप में, शेंगन में खास तौर से, शेंगन में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश को डिक्लेयर किया हो, या जहाँ पर साइन बोर्ड आपको इंग्लिश में भी दिख जाए, या जहाँ पर इजीली हर एक पर्सन से आप कंफर्टेबली इंग्लिश में बात कर पाए, वो देश माल्टा है। माल्टा इंग्लिश इतना फ्लुएंटली कैसे बोल लेते हैं माल्टीज लोग, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। जब कॉलोनियल टाइम था, ब्रिटिश एम्पायर का टाइम था, तो ब्रिटिश जब वहां से लंदन से चलते थे, उनके शिप्स वगैरह चलते थे, और जब उनको अपनी एशियन या साउथ ईस्ट एशियन या अफ्रीकन कॉलोनीज में सप्लाईज के लिए या बैकअप के लिए या ट्रेड के लिए आना जाना पड़ता था, तो उन्होंने बीच में अपने ऐसे काफी सारे पॉइंट्स बनाए हुए थे जहां पर उनके जहाज रुकते थे, वहां के सेलर्स वगैरह, उनके सोल्जर्स रेस्ट करते होते थे और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते थे। उनमें से एक ऐसा आइलैंड था माल्टा, जो ब्रिटिश ने सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज किया था। तो माल्टा जब, क्योंकि उसके बाद जब कॉलोनियल टाइम खत्म हुआ तो काफी सारे ब्रिटिश जो वहां पर स्टेशन थे वो वहीं पे सेटल हो गए, उनको लगा कि हमारे लिए ठीक है। काफी जो ओरिजिनल माल्टीज थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, और वो तो वहीं पे है ही, तो इसलिए आपको वहां पे माल्टा में इंग्लिश इतना कॉमन दिखेगा। ये तो है माल्टा की थोड़ी सी खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी खास बात जो जानना जरूरी है, पूरे यूरोप में लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है गाड़ी। अगर जैसे मैं भी यूरोप में कभी जाता हूँ तो मुझे ड्राइव करना होता है तो वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। बड़ा कॉन्शियस रहते हैं यार, लेफ्ट लें राइट लें, और बड़ा इधर उधर देखना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस है। माल्टा में राइट हैंड ड्राइव होती है जैसे हमारे इंडिया में होती है। तो अगर आप माल्टा में गाड़ी चलाते हैं ना तो आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता, एक्सेप्ट कि वहाँ पे थोड़ा सा सिविलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लोग जो है सिविलाइज्ड हैं, रेड लाइट आती है तो रुकते हैं, भगाते नहीं है। ओके, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो माल्टा इसलिए थोड़ा सा है। और
अब यहाँ के इंडिया के लोग माल्टा में जाते हैं, क्यों जाते हैं? सबसे पहले तो है कि लैंग्वेज बैरियर का इशू यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं है। माल्टा में इटालियन भी चलती है, तो इटालियन भी काफी बोली जाती है, और इंग्लिश तो वहां पर है ही। तो अगर आपके पास इटालियन इंग्लिश में से किसी एक की भी नॉलेज है, तो वहां पर जाके आप आराम से काम कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि ठीक है, ये तो सारी चीजें हमने समझ ली, अब जानते हैं कि वर्क परमिट एक्चुअल में मिलता कैसे है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्टेप नंबर 1 है रेडी योर प्रोफाइल। अब आप समझ गए होंगे रेडी योर प्रोफाइल। स्टेप नंबर 1 पे मैंने इसे क्यों बोला, यहाँ पे यकीन मानिए सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। ये इतना आसान सा स्टेप, और सबसे ज्यादा मिस्टेक इस स्टेप में होती है, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ रेडी योर प्रोफाइल का मतलब क्या है। रेडी योर प्रोफाइल का मतलब होता है कि जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने जहां जहां पे काम किया है, उन सब के सर्टिफिकेट्स को पहले अरेंज करना, सारे प्रूफ्स को पहले गैदर करना। अगर आपने ऑलरेडी ये सब किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। जैसे मान लीजिए आपने अभी कोई वीडियो देखी, हमारी वीडियो देखी, या इंटरनेट पे कोई वीडियो देखी, आपने उस इंटरनेट वाली वीडियो पे देखा कि भाई ऑफर आए हुए हैं, तुरंत अप्लाई करते हैं विदाउट फॉलोइंग स्टेप नंबर 1, तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती थी, अब वो आपके हाथ से जाती दिख रही है। इसलिए इतना कम सक्सेस रेट है लोगों का जब वो सेल्फ एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको सेल्फ एप्लीकेशन वाले स्टेप्स बता रहा हूं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं, तो उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो रेडी योर प्रोफाइल का मतलब हो गया जहां जहां आपने काम किया है, जो जो आपने पढ़ाई करी है, उसके सारे प्रूफ गैदर करना। सबसे पहला स्टेप तो ये। दूसरा, कि प्रूफ कौन कौन से आप सोच रहे होंगे। जो भी पढ़ाई करी है वहां पे कोई आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली हो, कोई सर्टिफिकेट मिला हो, या उनकी कोई मार्कशीट हो आपके पास, जिससे प्रूफ हो जाए, कोई डिप्लोमा डिग्री हो, कि भी आपको पता चल जाए कि वहाँ पे आपने पढ़ाई की हुई है। जहाँ पर आपने काम किया हुआ है वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस लेटर आपको मिला हो, रिलीविंग लेटर आपको मिला हो, या आपने जब रिजाइन करा हो तो अप्रूवल लेटर वहाँ से आया हो। राइट, तो इस तरीके के एक्सपीरियंस वाले प्रूफ ये गैदर करना शुरू में आपकी बड़ी मदद कर सकता है। वो भी मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर कोई आप मिनिमम पेरोल वाली जॉब पे जाते हैं, जो मिनिमम पेरोल वाली जॉब माल्टा में फिलहाल है वो 800-900 यूरो के आसपास मान के चले आप। आज से 2 साल पहले 1000-1200 बहुत कॉमन फिगर थी। थोड़ी सी हमने देखा है कि 1000-1200 अब हर जगह नहीं मिल रही है। हाँ, ज्यादातर तो अभी भी 1000 प्लस ही है, लेकिन काफी जगह में अब 1000 से नीचे सैलरी मिलनी शुरू हो गई है, विच इज नॉट अ वेरी वेलकमिंग पॉइंट, क्योंकि सैलरी तो बढ़नी चाहिए समय के हिसाब से, बट थोड़ी सी गिरी है। उसका एक रीजन है क्योंकि वहाँ पे इनफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स रिसेंटली बढ़ा है, तो एक जॉब के लिए 2 एप्लीकेंट वहाँ अवेलेबल हैं। तो उन दोनों में से कि जैसे किसी को बोला आप कितनी सैलरी लोगे, 1000, और दूसरा कहते मैं 900, मतलब एग्जाम्पल के लिए, ऐसा होता नहीं है। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको लगता है अगर लो पेइंग जॉब पे शुरू में वहाँ पे बस ये एक बार पैर जमा ले फिर उसके बाद देखेंगे, तो लोग इस तरीके से भी इसको लेते हैं और वहाँ पर जाके सेटल होने के लिए कम सैलरी में भी काम करने के लिए हाँ कर देते हैं, जिसका फायदा जो है वहाँ पे कंपनीज को डायरेक्ट मिल भी रहा है। और ये चीज़ आपको काफ़ी सारी वीडियोस में, काफ़ी सारे लोगों के एक्सपीरियंस में भी सुनने को मिल सकता है। बट बहरहाल आपको ज़्यादातर जो जॉब्स हैं 1000 यूरो प्लस ही मिलेंगी, और उसमें आपका खर्चा वगैरह सारा निकल जाता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल को पहले रेडी करेंगे जैसा हमने अभी डिस्कस करा, और आप अपने सर्टिफिकेट्स के साथ साथ, अपनी मार्कशीट के साथ साथ, इन केस अगर आपने कोई और डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है तो उनको भी आप अरेंज करेंगे, जहां पर भी काम किया हुआ उनकी डिटेल्स को अरेंज करेंगे। जब ये वाला स्टेप हो जाए, अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइंड एलिजिबल वैकेंसीज। देखिए, अगर आप माल्टा की हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे ना, 2021 में शायद या 2020 में अपलोड की गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक आपको देने की। अगर आप उस वीडियो में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे, आप ये चीज देखेंगे कि कैसे उस टाइम हमने इस वाले पॉइंट पे कितना फोकस किया था पर्सनली मैंने, कि भाई आप एलिजिबिलिटी को, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वैकेंसी की लिस्ट मिल गई, सब में अप्लाई करते चले गए, ओ कहीं तो होएगा। यूरोप है वो ऐसे नहीं होता। राइट, इंडिया में बेशक 1% चल जाता होगा, बाहर ऐसा नहीं होता। आपकी एलिजिबिलिटी बकायदा टेस्ट की जाती है, सिर्फ चेक नहीं की जाती, पॉइंट्स तक देते हैं वो। अच्छा, इनकी एलिजिबिलिटी मैच होगी, इनका एक्सपीरियंस 6 महीने, इनका 1 साल है तो इनको एक पॉइंट एक्स्ट्रा दो। अच्छा, इनका जो है 6 महीने की जगह 3 महीने है तो इनको 1 पॉइंट कम कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होते हैं काफी सारी वैकेंसीज में। ओके, तो सिर्फ चेक नहीं होती, एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाती है। इसलिए आपको अपनी एलिजिबल वैकेंसीज को देखना बहुत जरूरी है। एलिजिबल वैकेंसीज में सबसे पहले आपको देखना जो एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी मैच हो रही है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी को भी पॉइंट, स्टेप नंबर 2 को सब पॉइंट्स में डिवाइड किया हमने। स्टेप नंबर 2 का A, 2 का B, 2 का C।
इनको समझना होगा कि जब हम एलिजिबल वैकेंसीज की बात करते हैं तो राइट वैकेंसी आप कैसे ले सकते हैं, और राइट वैकेंसी में राइट टाइम पे अगर राइट तरीके से अप्लाई किया जाए तो कैसे आपको सक्सेस मिल सकती है। इसको हमने 3 भाग में कैटेगराइज किया। पहला ए यानी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी, जहां पर आप एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। उन्होंने लिखा हमें एक शेफ चाहिए, या हमें एक स्टोर कीपर चाहिए, या हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, जिसने कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता हो, या जिसके पास ऐसे डैम्स में काम करने का एक्सपीरियंस हो, ये हो एटरम शटरम जो भी है। अब आपका अगर ये मैच हो रहा है तो ये तो होगी कैटेगरी ए एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अप्लाई करें, सबसे पहले इसको इस चीज की तरह इवेल्युएट करें। जब हम 10th या 12th में होते थे तो हमारे टीचर कहते थे ना, जो क्वेश्चन के आंसर आपको पहले आते हैं अच्छे से उनको दो, जो नहीं आते हैं उनको बाद में देखेंगे, राइट। तो ये हो गया एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी, जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी तरह से मैच हो रही है, तो इसमें हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। दूसरे पे आ गया अप्रोक्सीमेट एलिजिबिलिटी। अप्रोक्सीमेट एलिजिबिलिटी का मतलब हो गया आसपास है, एक्सपीरियंस एजुकेशन आसपास है। उन्होंने लिखा है हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको है 2 साल, सवा 2 साल का, तो ये अप्रोक्सीमेट है, उसके आसपास है। अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको रखेंगे स्टेप नंबर 2 पे। अब आ गया स्टेप लास्ट में डिस्टेंट एलिजिबिलिटी। डिस्टेंट एलिजिबिलिटी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भी हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आपके पास 1.5 साल का है। देखिए, जो भी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उसका 50% मैच होना चाहिए, ये डिस्टेंट में आता है। 75% मैच होना चाहिए, वो अप्रोक्सीमेट में आता है। 100% मैच हो रहा है तो एग्जैक्ट में आता है। ऑलराइट, तो इसीलिए हमें जो है डिस्टेंट में एटलीस्ट 50% एलिजिबिलिटी अगर हमारी वहां मैच हो रही है तो भी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हियर इज द कैच, जिस तरीके से पॉइंट ए और बी में अप्लाई किया गया है, सी में उस तरीके से अप्लाई नहीं किया जाएगा। अगर आप डिस्टेंट एलिजिबिलिटी वाली ऑप्शंस में अप्लाई करते हैं तो उसमें आप अपने रिज्यूमे के साथ कवर लेटर तो लगाएंगे, सब में लगाएंगे, इनमें भी लगाएंगे, ए बी में भी लगाएंगे, बट उसमें एक लाइन ऐड करेंगे, ऑल्दो माई एलिजिबिलिटी इज नॉट एग्जैक्टली वट यू हैव मेंशन्ड, बट आई बिलीव that I can do the required job since I am this much of qualified, I have this much of experience। देखो, ये आपकी ऑनेस्टी को दर्शाता है, ये आपके लिए काफी अच्छा एक पॉइंट है। अगले को लगेगा कि आप काफी ऑनेस्ट हैं, काफी अच्छे से बात कर रहे हैं, काफी अच्छे से अपने फैक्ट्स को बता रहे हैं और शुरू में ही सच बोल रहे हैं, तो इससे आपकी प्रोफाइल को डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो इसलिए डिस्टेंट एलिजिबिलिटी वाली जो एप्लीकेशंस पे आप अप्लाई करेंगे या वैकेंसीज पे अपनी एप्लीकेशंस भेजेंगे, वहां पे कवर लेटर में ये लाइन आपको ऐड करनी होगी। अब इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अब हम ये फाइंड करें कहां। ठीक है, एग्जैक्ट समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंट, ठीक है, फाइंड कहां करें? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको करने के 3 तरीके हैं, या तो आप खुद करें, या कंसल्टेंट के पास जाएं, या किसी लॉयर के पास जाएं। लॉयर के पास भी जाया जा सकता है, मैं समझाऊंगा कैसे। अगर आप खुद कर रहे हैं, कुछ सोर्सेज मैं शेयर कर देता हूं। इन सोर्सेज को शेयर करने से पहले मैं आपको सीधे सीधे रूप से बताना चाहता हूं, इनके साथ हमारा या मेरा पर्सनली, ऑफिशियली किसी भी तरीके का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई टाई अप नहीं है। ये जो सोर्सेज हैं, ये हमें, जैसे हमारे जो लॉयर्स हो गए या हमारी जो टीम है पोर्चुगल में, वो शेयर करती है कि ठीक है, अगर कोई खुद करवाना चाहता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एटलीस्ट बाकी सारे जो इतना सारा फेक और इतना सारा स्कैम जो चल रहा है उसमें ये लोग नहीं है। तो आप अपनी रिस्क पे पूरी रिसर्च करके जो आपके पास सोर्स स्क्रीन पे आ रहे हैं उस पर आप अप्लाई करें, बट अगेन जस्ट लाइक आई सेड, अपनी रिस्क पे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके सारे ऑप्शंस को, क्योंकि ये लिंक्स भी आपसे एक फीस की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये भी एक कंसल्टेंट ही, राइट। बट इसमें क्या हो जाता है, आप एक स्टेप ओवरलैप कर जाते हैं। इंडिया पे या कोई डायरेक्ट कंसल्टेंट जो आपके टच में है या किसी के पास आप जा रहे हो, वो उसकी फीस आप बीच में स्किप कर देते हैं और इन ऑनलाइन कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। अब ऑनलाइन कंसल्टेंट वाले में जो सक्सेस रेशियो है वो क्या है, तो दैट इज लाइक अराउंड 10 to 20%। ये इसकी कड़वी सच्चाई है। यानी अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 10 से 20 को रिस्पॉन्स आता है, और उन 10 से 20 में से भी 1 या 2 की ही परमिट बन पाते हैं। तो इसलिए इनका एक्चुअल जो वीजा या परमिट तक का सक्सेस रेट है, दैट इज हार्डली 1 or 2%। ओके, और रिस्पॉन्स टाइम 10 to 20% मैक्सिमम, वो भी तब जब आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है। अब ऐसा क्यों भाई? वो इसीलिए क्योंकि इनके पास एक वैकेंसी में मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, काफी सारे जो ये ऑनलाइन कंसल्टेंट है ना, फीस भी मांगते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आप फीस दे रहे हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं आपको लिंक्स तो बता रहा हूँ, सोर्सेज तो शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरा कोई टाई अप नहीं, आई डोंट नो देम पर्सनली, बट आपको अपनी रिसर्च करनी होगी। आप किसी फेक और जेन्युइन कंसल्टेंट में कैसे डिफरेंस बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इस चैनल पे बनी हुई है। ओके,
कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन स्कैमस्टर है और कौन एक्चुअल में काम कर रहा है। जो एक्चुअल में काम करता है वो अपने प्रूफ हमेशा आपसे शेयर करेगा। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अभी आप ये सोच रहे होंगे मैंने अभी ये लॉयर का कंसल्टेंट का नहीं बताया, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, पहले आपके सेल्फ प्रोसेस को कंप्लीट कर दूं। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाते हैं। ऑलराइट, तो स्टेप नंबर 3 क्या हो गया? स्टेप नंबर 3 है अप्लाइंग वैकेंसीज। बड़ा कॉमन सेंस वाला स्टेप है ना, आप सोच रहे होंगे, बट लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपसे या हमसे क्या गलती हो सकती है। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो शायद मुझे भी कोई ना बताए तो शायद मैं भी ये गलती कर सकूँ। तो इसलिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी आप वैकेंसी अप्लाई करते हैं, आप अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं। रिज्यूमे में फालतू की लैंग्वेज बहुत होती है, फालतू की। हमारे इंडिया के जो रिज्यूमे होते हैं ना, कभी किसी ने 1980 के दशक में बना दिया होगा ऑब्जेक्टिव नाम का एक शब्द, और उसमें लिख दिया होगा व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, तो हम वहां पे बड़े शान से लिख देते हैं टू स्केल द न्यू हाइट्स फॉर द कंपनी, टू गो टू द पीक ऑफ माई करियर। ये इम्प्रैक्टिकल है आज के टाइम में। तो आप सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव वाला जो बुलशिट है उसको हटाएं। वहां पे आप अपना समरी लिखें, या फिर सीधा सीधा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रिज्यूमे बनवाएं। वो भी इस चैनल पे वीडियो है, बट मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। समरी लिखें। समरी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं, अभी हम शेफ की बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मैं शेफ हूँ और मैं सुशी जो है शेफ हूँ। सुशी हो गया जो जापानीज क्विजीन जिसको आता है, जापानीज फूड जिसे कहते हैं। तो अगर मैं जापानीज फूड वाला शेफ हूँ तो मैं अपना समरी में क्या लिखूंगा? आई एम अ 5-year experienced sushi chef who has worked in 5 different restaurants over the course of 7 to 8 years। ऐसे करके लिख सकते हो अगर आप 10 नहीं लिखना चाहते या डायरेक्ट पहले नहीं लिखना चाहते, बाद में लिखना चाहते हो तो 7 to 8 years। अगर एक पोजीशन है तो वो लिखो एट द पोजीशन ऑफ हेड शेफ या जूनियर शेफ। और अगर आपकी वर्सेटाइल पोजीशंस रही हैं तो यहाँ पे सीधा ही लिखो एट डिफरेंट पोजीशंस। बस ये 2 लाइन का करो। आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज हु फुलफिल माई पर्पसेस वेयर आई कैन वर्क एंड ग्रो इन माई फील्ड। इस तरीके से मैंने आपको कच्चा पक्का बताया। थोड़ा आप अपने आप को इसको तैयार रखिएगा, तो आपको वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। लाइनें काफी प्लस माइनस होती रहती हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर क्या आता है? पहले आता है आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल, यानी आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपने कहाँ कहाँ काम किया है। डेट याद है तो बहुत अच्छा है, डेट के साथ लिखें कि मैंने ABC रेस्टोरेंट में किया है या 123 होटल में किया है, इस डेट से इस डेट तक किया है। सेकंड कॉलम आ गया प्रोफेशनल डिटेल। थर्ड कॉलम आ गया एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल का मतलब हो गया जो आपने पढ़ाई करी हुई है। भाई आई कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम दिस स्कूल, हम ये लिखते हैं 12th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल। अब यूरोपियंस को क्या पता 12th क्लास क्या होता है, तो आप सीनियर सेकेंडरी लिखें वहां पे। 12th का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी। कंप्लीटेड माय सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम दिस ईयर फलाना धमकाना ऐसे करके, ठीक है। और फ्रॉम दिस स्कूल, स्कूल का नाम भी लिखें। आपने 12th के बाद कॉलेज किए हैं तो वो लिखे, कोई पर्सनल डिप्लोमा है तो उसको लिख सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है पर्सनल डिटेल। यहाँ पर लिखे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं और किड्स है तो वो लिखे। पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पर मेंशन लिखे और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी लिखे। वो सारी चीजें यहाँ पे आप पर्सनल वाले पे लिखें। और लास्ट में डिस्क्लेमर दीजिए कि जो भी डिटेल्स मेंशन करी है दे आर वेरी मच ट्रू टू माय नॉलेज। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गारंटी ऑफ ऑल द डिटेल्स व्हिच आई हैव रिटन। ओके, यहाँ पे चलो ये तो हो गया एक फॉर्मेट। इसमें आपने ध्यान रखना है जब स्टार्टिंग आप करेंगे तो ऊपर जहाँ पे CV लिखा होता है या रिज्यूमे लिखा होता है या बायोडाटा आप कुछ भी लिखते हैं, वहां पर आपकी फोटोग्राफ भी हो। फोटोग्राफ वो हो जो आपकी रिसेंट हो, यानी 3 से 6 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो। ऐसा ना हो कि फोटोग्राफ आपने बहुत पुरानी डाल दी और अगर आपका सिलेक्शन प्री शॉर्ट लिस्टिंग हो गई और उन्होंने वीडियो कॉल पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया तो वो आपको बिना बताए, वो रीजन भी नहीं बताते, आपसे तो अच्छे से बात करेंगे और बाद में मना कर देंगे नहीं हमारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस केस में उनको लगेगा शक्ल इतनी ज्यादा कैसे चेंज हो सकती है, विच कैन गो अगेंस्ट यू। तो उनको लेटेस्ट चाहिए होती है पिक। अगर आपके 6 महीने में आपने कोई बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक वेट लॉस किया है या वेट गेन किया है तो भी वो फोटो ना लगाएं, फिर आप अपनी लेटेस्ट ही लगाएं। नहीं तो अगर आप 3 से 6 महीने की फोटो लगा सकते हैं तो वही लगाएं। मेरी तरफ से आपको ये रिकमेंडेशन है। तो इसीलिए अप्लाइंग वैकेंसी वाला पॉइंट जो है वो इतना सेंसिटिव होता है कि यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डिटेल के साथ लगाते हैं। सिमिलरली कवर लेटर पे भी आपको ये सब एक्सप्लेन करना होगा। कवर लेटर का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। स्टेप नंबर 4 में लिख देते हैं फॉलो अप। मान लीजिए आपका अगर अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने अप्लाई कर दिया, तो आप फॉलो अप करें, उनको ईमेल करें कि जी मैंने अप्लाई किया था, इज देयर एनी अपडेट। लेकिन ये कितनी बार करना है? मैक्सिमम 2 बार। तीसरी बार आपने फॉलो अप नहीं करना है। अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट करना होगा वो पहले या दूसरी बारी में ही बता देंगे।
फॉलोअप के बीच में आप हफ्ते से 10 दिन का टाइम बीच में जरूर रखें, कि ताकि ज्यादा हफ्ता 10 दिन भी रख लेते हैं तो 20 दिन, यानी 20 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। सीधी सी बात है। ये तो है जिस वैकेंसी में आपने कराया। अगर आपने जो वैकेंसी, अगर आपने 10 वैकेंसियों में कराया अलग अलग डेट्स पे, फिर आप उन पे 10-10 दिन ऐड करते चले जाइए। मान लीजिए एक आज करिए, एक 2 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, तो ऐसे करके आपको फिर ये जो है फॉलोअप जो आपका प्रोसेस है वो 2 से 3 महीने तक चल सकता है। तो इसलिए एक 3 महीने का एक स्टैंडर्ड टाइम रखा जाता है कि 3 महीने में पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। ऑलराइट, स्टेप नंबर 5 में हम आ जाते हैं जो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जब भी वो आपको सिलेक्ट करते हैं, पहले आपका इंटरव्यू हो, आपने वो क्लियर कर दिया, वो आपको सिलेक्ट करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगे। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 से 4 पेज का भी हो सकता है, 1 से 2 पेज का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी प्रोफाइल वहां पर कैसी है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये बड़ी मजेदार चीज होती है। लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो खुश हो जाती है, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, ऑलराइट हो गया, खुशी की बात है डेफिनेटली। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स को पढ़े तो सही, उसमें क्या इंक्लूड है क्या नहीं है आपको पता होना चाहिए। वर्किंग आवर्स कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या उन्होंने आपको ओवर टाइम की फैसिलिटी दी है, अगर आपको वाकई में पार्ट टाइम की नीड है तो क्या पार्ट टाइम का वहाँ पे ऑप्शन कुछ मेंशन है, क्या ये वही प्रोफाइल है जो आपको बताई गई थी, ऐसा तो नहीं कि प्रोफाइल चेंज हो गई और आपको पता ना चला हो। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में होती है। 99.99% ऐसा नहीं होता, बट 0.01% ऐसा ना हो जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से चेक जरूर करें। और अगर ऐसा कोई एक आधा पॉइंट निकल आता है तो साइन करने से पहले, प्लीज साइन करने से पहले डेफिनेटली आप अपने कंसल्टेंट को या अपनी कंपनी को इंटीमेट करें कि आपने इस इंडेक्स में जो ये पॉइंट नंबर 17 लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है मुझे मेल नहीं खा रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिकंसिडर दिस। ऑलराइट, हो सकता है उनसे टाइपिंग एरर हुआ और वो रेक्टिफाई भी करते हैं। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, अब क्या, अब एक्चुअल में आपका काम खत्म हो गया, ये सारी मेहनत आपकी अब रंग ला गई है, यहां तक आपका मेजर काम होता है। अब आगे जो काम है, स्टेप नंबर 6, वो है आपकी कंपनी का जिसने सिलेक्ट किया है, वो आपकी कंपनी या फिर आपके जो कंसल्टेंट हैं जिनके थ्रू आप गए हैं। यहां पर क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे अब आपकी फाइल प्रिपेयर की जाती है, आपकी तरफ से पीसीसी वगैरह चाहिए होता है, फैमिली डिटेल चाहिए होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, अपोस्टल करवाया जाता है। अपोस्टल क्या होता है, एक अपोस्टलेशन प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथेंटिकेट करती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी को, कि ये फोटोकॉपी बिल्कुल सही है। वो फोटोकॉपी आगे एक्सेप्ट की जाती है। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, ओरिजिनल आधार कार्ड तो आप एम्बेसी में नहीं भेज सकते ना, या पैन कार्ड है, ओरिजिनल पैन कार्ड तो एम्बेसी में नहीं भेज सकते ना, तो वो फोटोकॉपी भेजी जाती है। अब एम्बेसी को क्या पता वो सही है क्या नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अपोस्टलेशन प्रोसेस कहती है, उसे वो करके देती है। क्या ये बड़ा डिफिकल्ट है? नहीं, आपके हाई कोर्ट में, हर शहर के हाई कोर्ट में अपोस्टलेशन की सर्विसेज मेरे ख्याल से उपलब्ध है, और आप किसी अच्छे वकील से वो करवा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इसकी हेल्प नहीं मिलती है तो आप हमसे यहाँ से करवा सकते हैं, हम आपको करवा के दे देंगे। ऑलराइट, सो तो यहाँ पर परमिट और वीजा आपका उसके बेस पे फाइल किया जाता है। परमिट, रेजिडेंस परमिट फाइल किया जाता है, और आपका फिर जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपके एजुकेशनल डिप्लोमा, आपका सीवी, आपका कवर लेटर, जो वहां से कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ उसके बेसिस पे जो परमिट बना हुआ, ये सारे अब असेंबल होते हैं विद अपोस्टलेशन कॉपीज, और आप अपनी वीजा अपॉइंटमेंट में जाते हैं और इस पूरी फाइल को एज इट इज जमा करा देते हैं विद योर ओरिजिनल पासपोर्ट। एंड नाउ यू वेट फॉर योर रिजल्ट विच इज योर वीजा। अब आपको जब वीजा मिल जाता है, वहां आप जाते हैं तो टीआरसी वगैरह के जो प्रोसेस है वो सेपरेट है, वो वहां पर जाके करे जाते हैं। काफी सारी कंपनीज जो है वो टीआरसी में भी, जो आपके यानी एम्प्लॉयर, वो टीआरसी के ऑप्शंस भी देते हैं, कुछ देते हैं, सारे नहीं देते। जो अगर देते हैं तो वेल एंड गुड, आपका काम हो गया। अगर नहीं देते तो वहां जाके किसी इमिग्रेशन सॉलिसिटर से आप ये काम करवा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था पूरा प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है ये प्रोसेस समझने में आपको काफी आसानी हुई होगी, और आपको काफी टेक्निकलिटीज का, काफी प्रोसेस का बहुत क्लियर विजन मिल गया होगा। अभी भी अगर आपके क्वेश्चन कंसर्न्स हैं तो आप उसे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका आंसर देंगे या उस पर इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।